जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का 40 MCQ क्वेश्चन, जो आपके SA1 एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाता है, क्या क्या सवाल आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, या फिर नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं। और मैं सिर्फ बुक से क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जो आपके जीवन से भी रिलेटेड होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड होते हैं। किस किस टाइप का सवाल आता है और उनको कैसे हैंडल करना है एग्जाम में, वो हम आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे विथ 40 MCQ के साथ। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। ये तो आपका बहुत पहले ही जारी हो गया था, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं थे इसलिए आप तक पहुंच नहीं पाया। इसलिए अभी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसे ये हमारा मोबाइल फॉर्मेट है, तो आपको वहाँ पर जो पेपर मिलेगा हार्ड कॉपी मिलेगा, वहाँ पे आपको कक्षा दिया हुआ रहेगा। इस सब्जेक्ट अर्थशास्त्र रहेगा, समय 1.5 घंटा, फुल मार्क्स 40। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में कहा जाएगा कि कुल 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अनिवार्य है, आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे। उन्हीं में से कोई एक आपको चुनना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ये आपको इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट सवाल। सभी सवालों को देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला सवाल आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। अब ये सांख्यिकी का कार्य कौन नहीं है और कौन है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि कौन नहीं है, तो एक ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, उस गलत ऑप्शन को आपको चुनना है। लेकिन जब कभी भी यहाँ पे बोलेगा सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन है, तो केवल एक आंसर को आपको चुनना होगा जो सही है। ठीक है, यानी जब नहीं है का मतलब हो गया कि 4 ऑप्शंस है तो 3 उसमें से सही होगा, एक गलत होगा, और गलत वाले को आपको चुनना है। तो ये सांख्यिकी का काम क्या होता है, आंकड़ों का संकलन, ये तो सही बात है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। कभी कभी हिंदी इतना टफ हो जाता है कि इंग्लिश से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, सांख्यिकी में डाटा का कलेक्शन होता है, एनालिसिस भी होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी होता है, उस आंकड़ों का हम लोग वर्गीकरण भी करते हैं। लेकिन आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाना ये गलत है। ठीक है, कि क्या होगा नहीं होगा, हम क्या पूर्वानुमान लगाएंगे बैठ करके, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको देख लीजिएगा। श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है, ये श्याम कौन है। अब देखिए, ये जीवन से रिलेटेड सवाल है, इस तरह से सवाल भी आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ये श्याम क्या है, एक प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये निर्मित करता है ना, निर्माण करता है, तो ये प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूस करेगा। उत्पादक, हिंदी में इसको उत्पादक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका सवाल है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अब आंकड़ा को जो संग्रह करेगा वो गणनाकार कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है, गणनाकार कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी अच्छा सवाल है। ये हुआ था आपका 1951 में। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों का वर्गीकरण को क्या कहते हैं। तो समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कालानुक्रम वर्गीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जा सकता है। किसी वर्ग का मध्य बिंदु का जो मान है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बताना है। तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि परास से आपका क्या तात्पर्य है। अब परास के बारे में बताना, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग परास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि वृत्तीय आरेख है। वृत्तीय आरेख क्या है ये आपको बतानी है। तो वृत्तीय आरेख एक विमीय आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है, एक विमीय आरेख कहलाएगा। आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो आयत चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात करते हैं, तो बहुलक ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा, आयत चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात करते हैं, बहुलक को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है वृत्त आरेख को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश जो होता है वो कितना होता है, तो 3.6 डिग्री होता है। याद रखिएगा, वृत्त आरेख को 100 बराबर, कभी कभी इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने एक जगह देखा था, शायद आप लोग को पढ़ा रहा था मैं, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था कि वृत्त आरेख को कितने बराबर भागों में बांटते हैं, तो 100, मतलब इतना ही पूछा था। और इसमें देख लीजिए क्या बोला है कि बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश यानी डिग्री कितने डिग्री में बढ़ता है वो, तो 3.6 डिग्री में बढ़ता है वो।
ठीक है। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। अब देखिए बहुलक आप मैथ वाला भी आप समझ जाओ कि बहुलक का मतलब ही मैंने आपको समझाया था, जो बहुत बार आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 26 इसका राइट आंसर होगा। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 3 3 बार ये आपको दिख रहा होगा, बाकी सब जो है 1 2 बार ऐसे करके आया है। ठीक है, तो बहुलक आपका 26 हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थ वह मान है, ठीक है, क्या बोल रहा है, चतुर्थ वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। चतुर्थक है, सॉरी, चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है 4 बराबर भागों में। तो नाम से ही जाहिर होता है, इसका नाम में ही चतुर्थक लगा है, तो 4 बराबर भागों में बांट देगा कि नहीं बांट देगा। फिर आपका कि निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। अब यहाँ पे माध्यिका की विशेषता आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा, ये आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके नाम में भी आंसर छिपा हुआ है। कैसे बोला है, माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है 20 से, तो 20 से जब बटेगा तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा कि नहीं, बताइए। 2 बराबर भाग में बट रहा है ना, एक इधर एक इधर, तो इसके नाम में ही आंसर छिपा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि निम्न आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। अब आपको परास कैसे निकालना है, पता है आपको कि परास कैसे निकाला जाता है, चलिए बताते हैं। परास निकालने के लिए अभी हमने इसका डिफिनेशन आपको बताया था कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या होता है, परास होता है। तो 150 में 20 को घटा दोगे तो 130 आ जाएगा, तो 130 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 130, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। तो वितरण की असमानता की जो माप करेगा वो लॉरेंज वर्क करेगा। कौन करेगा, लॉरेंज वर्क करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दिए गए आंकड़ों का मानक विचलन की गणना कीजिए। अब इसका मानक विचलन आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 1.414। ठीक है, अब इसको डिटेल करेंगे ना तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। इसके में हम विशेष अलग से बात कर लेंगे आप लोगों से दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट आपका, निम्न चित्र को 2 चरों के बीच किस प्रकार का सहबंध दिखाया गया है। इसके ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः धनात्मक सहबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि पियर्सन सहबंध गुणांक का मान क्या होता है। तो पियर्सन सहबंध गुणांक का जो मान होता है प्लस और माइनस के बीच में होता है। ठीक है, +1 और -1 के बीच में। कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है ये आपको बताना है। तो कीमत सूचकांक जो है वो किसको मापेगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों का परिवर्तन को ये नापता है। ठीक है, कह रहा है कि पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। तो ये जो लिया जाता है आपका ऑप्शन सी, Q1 को लिया जाएगा। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो ये जो प्रारंभ हुआ था आपका 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। भारत में जननांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1921 के पूर्व माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रशुल्क लगाया जाता है, टैरिफ इम्पोज्ड, प्रशुल्क जो है वो किस पे लगाया जाता है। ये आयातित वस्तुओं पे लगाया जाता है, ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जो इम्पोर्ट किया जाता है ना उस पे लगाया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है आपका कि भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने का क्या कारण हो सकते हैं। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, निम्न पूंजी की आवश्यकता और अधिक रोजगार का सृजन करने में सक्षम, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन का चयन करेंगे वो ऑप्शन सी करेंगे, 1 और 2 दोनों। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष जो है इसका गठन किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसको जो है WTO भी बोलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका कब गठन हुआ था। तो ये गठन हुआ था 1995 में। ये काफ़ी फेमस सवाल है और हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं, क्या क्या है 3 उपवर्ग उसका देख लीजिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ऑल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। तो सुरक्षित उद्योगों की जो संख्या है वो है आपका 3। ठीक है, भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू कर दिया था। तो भारत सरकार ने शिक्षा के अधिनियम को लागू किया था 2009 ईस्वी में ही कर दिया था। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है विज्ञान
विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो कौन सा देश माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका आयरलैंड। ठीक है, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे कथन दिया, कारण दिया, इस टाइप का सवाल जो आता है ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कथन में क्या बोला है कि मानव पूंजी अदृश्य होती है। मानव पूंजी क्या होती है? अदृश्य होती है, यानी दिखता नहीं है। कारण, ये धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। ये धारक के उक्त कथन के कारण के संबंध में कौन सा विचार जो है आपका सही होगा? तो ये आपको अब यहाँ पे देना है इसका जवाब। तो इसके जवाब में देखिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर जो होता है ए की सही व्याख्या करेगी कि आर जो है ए के बारे में बता रहा है, यानी कि यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो होगा दूध के उत्पादन से होगा। ये सवाल एग्जाम में बार बार आ रहा है। ठीक है, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? तो पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध जो होगा कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? तो भारत में अधिकांश जो होगा ये प्राथमिक क्षेत्र है। अधिकतर रोजगार कहाँ जुड़े हुए? सब प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। निर्माण मजदूर, याद रखिएगा, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है? तो निर्माण मजदूर जो होता है वो दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण आपको देना है। तो नवीकरणीय संसाधन होता है आपका वनों में पेड़ और समुद्रों में मछलियाँ। देखिए, नवीकरण का मतलब होता है जिसका हम यूज़ बार बार कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरण क्या होता है? जिसका एक बार इस्तेमाल करेंगे वो खत्म हो जाएगा, जैसे लोहा, सोना, ये सब। ठीक है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना, यानी उसको कि बचाना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? तो वैश्विक उष्णता का जो प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से किसमें है? तो ये हो जाएगा सामूहिक खेती से। कैसे हो जाएगा? सामूहिक खेती से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पे जो देश आ जाएगा आपका चाइना आ जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सपोर्ट किया था अंजलि ने, बबीता ने, दृष्टि ने, अर्जुन ने, अमित ने, तनु ने गिरिडीह से, मिस अनु ने गोड्डा से, मिथुन ने जामताड़ा से। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे वीडियोस को सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ अपना नाम, अपने ज़िला का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और आपको बता दें कि ये एक मॉडल सेट है। आप लोग के इसके अलावा भी और भी वीडियोस देखकर जाना है, केवल एक वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपके सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो के पर जो आपको पॉपअप दिख रहा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे जाकर के आप अपने सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। और हाँ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। और आप मेरे नंबर से भी संपर्क करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बनने के कारण आपको कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।